नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक छोटे से गांव ब्रह्मपुर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम सूरज है। तो चलिए अब ये कहानी सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्टोरी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। इसके साथ ही जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक छोटे से गांव ब्रह्मपुर का रहने वाला हूं। और आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी और मेरे दोस्त दीपक की जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी हमें हर पल डराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल मैं और मेरा दोस्त दीपक एक ही गांव के रहने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे घर भी पड़ोस में ही हैं। और इसी चीज की वजह से हम दोनों बचपन के दोस्त भी हैं। साथ साथ में खेल कूद कर और पढ़ लिख कर हम बड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम दोनों ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई हमारे गांव से ही पूरी की थी। पर उसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर हम अपने परिवार की मदद करने लग गए थे, क्योंकि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और हम लोग जैसे तैसे गुजारा करते थे। ऐसे में हम जैसे लोगों के लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी 2 वक्त की रोटी कमाना था। इसी तरह जैसे तैसे हमारे परिवार के साथ हमारा गुजारा हो रहा था। जब मेरी उम्र मात्र 18 साल की थी तभी मेरी शादी कर दी गई, क्योंकि अक्सर हमारे जैसे लोगों के परिवारों में बेटे बेटी की शादी जल्दी कर दी जाती है। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई और उसके ही 1 साल बाद दीपक की शादी हो गई। लेकिन अभी तक हमारी जो पत्नियां थीं उन्हें 3-4 साल के लिए अपनी मायके में रहना था, क्योंकि हमारा गोना नहीं हुआ था। वैसे भी शादी होने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। परिवार के खर्च भी बढ़ते जा रहे थे। वही हम लोगों के जो कच्चे घर थे उनकी भी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं और दीपक दोनों परेशान थे। हम अपने परिवार के साथ गांव के साथ साथ पड़ोस के गांव में भी मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते थे, लेकिन उससे सिर्फ हमारा रोजी रोटी का खर्च चलता था। जबकि हम तो चाहते थे कि 2 रुपए ज्यादा कमाई हो, जिससे हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। ऐसे में ही हमारे गांव का एक लड़का था पप्पू, जिससे हमारी अच्छी दोस्ती थी, जो कानपुर में मेहनत मजदूरी करता था। और एक दिन जब फोन पर उससे बात हुई तो उसने कहा कि यहाँ पर मजदूरी भी अच्छे से मिलती है, साथ में रहना और खाना भी फ्री का है। अगर तुम दोनों चाहो तो यहाँ आ सकते हो, जिससे तुम्हारे घर परिवार का खर्चा भी अच्छे से चल जाएगा और नया घर भी बन जाएगा। उस वक्त ये सुनकर मैंने कुछ सोचा और पप्पू से मेरे और दीपक के लिए काम ढूंढने के लिए बोल दिया। उस वक्त मैं और दीपक सोच रहे थे कि काश हमें ये काम मिल जाए, जिससे हमारे परिवार की कुछ मदद हो जाए। अगर खाना पीना और रहना तो वैसे ही फ्री है, तो फिर खर्चा किस बात का होगा। ये सोचकर हम दोनों भी अब गांव से बाहर कानपुर जाना चाहते थे, लेकिन कानपुर के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। अगले 2 दिनों तक पप्पू का कोई कॉल नहीं आया। ये देखकर मैं और दीपक सोचने लगे थे कि शायद पप्पू को हमारे लिए कोई काम नहीं मिला होगा। लेकिन 2 दिन बाद उसका कॉल आया और उसने कहा कि जहां वो काम करता है वहीं पर हम लोगों को भी काम मिल जाएगा। इसलिए उसने बोला कि हम लोग कल सुबह ही गांव से निकल जाएं। ये सुनकर मैं और दीपक बहुत ज्यादा खुश हो गए और हमने हमारे घर वालों को ये बात बताई। घर में तो 2 पैसे ज्यादा आएंगे और घर के हालात भी सुधर जाएंगे। ये सोचकर हमारे घर वालों ने भी हमें बाहर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन बोल दिया कि हम संभल कर जाएं। पहली बार गांव से शहर जा रहे हैं, ऐसे में रास्ते में कुछ भी हो सकता है या कोई भी धोखा हो सकता है। ये सुनकर हमने उन्हें भरोसा दिखाया कि वे लोग हमारी चिंता ना करें, क्योंकि हमें तो कानपुर जाने की खुशी हो रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि पप्पू से हमारे लिए काम ढूंढने की बोलना और कानपुर जाने के लिए रवाना होना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
अगले दिन हम लोग कटनी आकर कानपुर जाने वाली बस में बैठ गए। उस वक्त हम दोनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि शायद अब हमारे घर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इस बारे में बातें करते हुए, यही सोचते हुए इसी तरह सफर कर रहे थे और हम जिस बस में बैठे थे वो बस हमें लेकर कानपुर रवाना हो गई थी। धीरे धीरे इसी तरह सफर कट रहा था। शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा घिर आया था। वैसे उस जमाने में गरीब आदमियों के पास अपना खुद का मोबाइल नहीं होता था, बस कुछ पढ़े लिखे अमीर आदमियों के पास ही मोबाइल फोन था। अक्सर गांव के बाहर लगे हुए टेलीफोन बूथ पर ही किसी से बात हो पाती थी। ऐसे में उस वक्त हमारे पास मोबाइल भला कैसे हो सकता था। हम लोग बस में सफर कर रहे थे। तभी पास में बैठे हुए एक व्यक्ति से हमने टाइम पूछा तो उसने बताया कि 8 बजाने को आए हैं। ये सुनकर हम गांव के बारे में बातें करने लगे कि हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। एक बार हम लोग कानपुर पहुंच जाए, फिर टेलीफोन से उनसे बात कर लेंगे। ये कहते हुए बातें कर रहे थे। वैसे हमें अभी तो रात का लंबा सफर तय करना था और सुबह 4 बजे के आसपास हम कानपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन शायद होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बस में बैठी हुई सवारियां कम होती जा रही थी। जब भी कोई चौराहा, बस स्टैंड वगैरह आता तो वहां पर सवारियां उतर जाती, लेकिन हैरानी की बात थी उसके बाद उसमें जाने के लिए कोई और सवारी बैठती ही नहीं थी। ऐसे में रात के लगभग 10 बजे के आसपास तक तो बस में से सारी सवारी उतर गई थी और हम दोनों दोस्त ही बचे थे। जैसे कि हम लोग एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो अचानक बस रुक गई। ये देखकर हम दोनों परेशान हो उठे। तभी बस कंडक्टर और ड्राइवर दोनों बस में से नीचे उतरे। कुछ देर बाद उन्होंने हमें आकर बताया कि बस खराब हो गई है। ऐसे में सुबह तक ठीक नहीं हो पाएगी। या तो हम दोनों या तो बस में ही बैठकर इंतजार करें, जिससे सुबह होने पर मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवा दी जाएगी, या फिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक चौराहा है जहां से हमें आगे की बस मिल जाएगी, वहां तक पैदल जाकर दूसरी बस में बैठ जाएं। ये सुनकर हम दोनों बहुत परेशान हो गए। एक तो रात के 10 बजे, ऊपर से वो अनजान रास्ता। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन हम सारी रात भी तो उस बस में नहीं गुजार सकते थे, क्योंकि हमें तो सुबह 4 बजे तक पहुंचना था और हमारा दोस्त हमें सुबह कानपुर बस स्टैंड पर 4 बजे पर मिलने वाला था। इसीलिए हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों यहाँ से 2 किलोमीटर तक पैदल जाएंगे और उसके बाद वहां से दूसरी बस पकड़कर रवाना हो जाएंगे। ये सोचकर हम दोनों बस में से उतर गए और बस कंडक्टर ने हमें जो रास्ता बताया था उस पर आगे चलने लगे। उस वक्त काफी अंधेरा था, लेकिन हम साथ में एक छोटी सी टॉर्च भी लेकर आए थे। उसी की मदद से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इसी तरह उस सुनसान सड़क पर चलते चलते हमें लगभग 20 मिनट का समय हो गया था, लेकिन हमें कोई उजाला, कोई रास्ते में आने जाने वाला व्यक्ति या साधन कुछ भी नहीं मिल रहा था। पूरी सड़क सुनसान थी। ये देखकर हमें हैरानी हो रही थी कि एक हाईवे सड़क रात के वक्त ऐसे सुनसान कैसे हो सकती है। ये सोचते हुए हम दोनों दोस्त अंधेरे में बस एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी हम दोनों कुछ ही आगे आए थे कि थोड़ी दूरी पर हमें थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। ये देखकर हम दोनों के मन में एक उम्मीद जगी कि शायद यहां से हमें कोई मदद मिल जाए, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी और हम दोनों थक भी गए थे। साथ ही यहां से चौराहा कितनी दूर है इस बारे में भी पता चल जाएगा और किसी ढाबे या रेस्टोरेंट का पता चल जाएगा जिससे हम वहां खाना खा सकें। ये सोचते हुए हम उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं हम दोनों उस रोशनी की तरफ चले गए। तब वहां आगे जाकर हमने देखा कि सड़क किनारे एक ढाबा था। ये रोशनी उसके बाहर जो लालटेन लटक रही थी उससे आ रही थी। शायद उस जगह पर बिजली न होने की वजह से लालटेन थी। ऐसे में हम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और शायद कुछ मदद मिल जाए, कुछ खाने पीने को मिल जाए। इसीलिए उस ढाबे के पास पहुंचे, लेकिन वो ढाबा बंद था। पर उसके बाहर जो कुछ लिखा हुआ था, 24 घंटे आप लोगों के लिए सेवा उपलब्ध है। ये पढ़कर मैंने ढाबे का दरवाजा खटखटाया। तब कुछ देर बाद लगभग 30 साल के आसपास की एक औरत ने दरवाजा खोला तो हमने उस औरत की तरफ देखा जो सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुए थी, साथ ही गले में छोटा सा दुपट्टा था। ये देखकर पता नहीं हमें क्या हुआ कि हम तो एक तक बस उसकी ही तरफ देखने लग गए। अब वो औरत हमारी तरफ देखकर बोली, क्या चाहिए साहब? ये सुनकर हम ख्यालों से बाहर आए। फिर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, वो हमारी बस यहां से कुछ ही दूरी पर खराब हो गई है। हम लोगों के लिए ये रास्ता अनजान है और लगता है रात के लगभग 11 बज चुके हैं।
ऐसे में कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भूख भी लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो पहले हम दोनों खाना खा लेते, उसके बाद सोचते कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन अभी तो भूख इतनी तेज है कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर वो औरत हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे साहब, दरवाजे पर खड़े खड़े ही थोड़ा कुछ खाने मिलेगा, अंदर आ जाओ, मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। ये सुनकर मैंने और दीपक ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हम दोनों अंदर चले गए। अंदर एक कमरे में ले जाकर उस औरत ने हम दोनों को सामने रखी हुई खाट पर बैठने का इशारा किया। हम दोनों उस खाट पर बैठ गए। उस कमरे के बगल में रसोई की तरफ जाने का एक रास्ता था। उस वक्त हमें उस घर में उस औरत के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर और सोचकर हमें हैरानी भी हुई कि क्या ये औरत यहाँ पर अकेले रहती है। उस वक्त मुझे इस तरह सोच में डूबे देखकर वो औरत बोली, क्या हुआ साहब? ये सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। ये सुनकर वो औरत बोली, यही सोच रहे हो ना साहब कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ क्या? परंतु ऐसा नहीं है, मेरे पति भी मेरे साथ रहते हैं। आज किसी कारण से रात को कहीं गए हैं, ऐसे में मैं अकेली हूं। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, बताइए आपको क्या खाना है, क्या बनाऊं आपके लिए? ये सुनकर मैं बोला, कुछ भी जो आप रात में बना सको, आपके लिए बनाना थोड़ा आसान हो, कुछ भी खा लेंगे। ये सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है साहब, आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं जल्दी ही आप दोनों के लिए खाना बनाकर लेकर आती हूं। उसी वक्त मैंने देखा कि दीपक लगातार उस औरत को घूरते जा रहा था, उसे हवस भरी नजरों से देखते ही जा रहा था। यह देखकर मैंने धीरे से दीपक को धक्का दिया तो दीपक हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, आप जल्दी से जो बना सकें बस वही बनाकर ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। यह सुनकर वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, जी साहब, आप दोनों खाट पर बैठिए, मैं अभी लेकर आई। ये सुनकर हम वहां बिछी हुई एक खाट पर दोनों बैठ गए। वहीं वो औरत रसोई में चली गई। उस औरत के जाते ही मैं दीपक की तरफ देखकर बोला, ये क्या हरकत है? तुम उस औरत को इस तरह खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रहे थे? ये सुनकर दीपक शरारती अंदाज में बोला, तुम भी ना यार, अरे कौन से जमाने को हो? अभी तो हम जवान हुए हैं और हमारी पत्नी भी हमारे साथ नहीं रहती, और अब ऐसे में इस तरह कोई भी आधे अधूरे कपड़े पहनकर कोई भी औरत हमारी आंखों के सामने आएगी तो अब हम उस पर से नजरें थोड़ी ना हटा पाएंगे। ये औरत देखने में भी गजब लग रही है। ये सुनकर मैं बोला, चुप करो अपनी बकवास, वैसे भी आधी रात को उसने हमें खाना बनाकर देने के लिए हाँ कर दी, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचो। तभी मुझे रसोई में से बर्तनों की आवाज आने लगी। ये देखकर दीपक बोला, तुम यही बैठो, मैं अभी आया। ये कहकर जाने लगा तो ये देखकर मैं बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर दीपक बोला, रसोई की तरफ जा रहा हूं, खाने बनाते हुए उसे देखकर अपनी आंखें ही सेक लूंगा। ये सुनकर मैं बोला, बस करो दीपक, हद होती है मजाक करने की भी। तब दीपक बोला, तुम यही बैठो, मैं अभी आया। ये कहकर चला गया और रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर छुपकर उस औरत को खाना बनाते हुए देखने लगा। उस वक्त दीपक को मैं इस तरह छुपकर रसोई में देखते देखकर सोचने लगा कि अगर उस औरत ने इसे देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी। इसलिए उसे वापस बुलाने के लिए मैं भी उसके पीछे चला गया। तभी मैंने देखा कि वो औरत रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन चूल्हे पर खाना बना रही थी, और वहां पर जो बर्तन रखे हुए थे वो भी काफी पुराने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे काफी समय से धोए नहीं गए हों। तभी मुझे एक भयानक बदबू का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सड़े गले जानवर की बदबू आ रही हो। वो बदबू इतनी भयानक थी कि एक पल भी वहां रुका नहीं जा रहा था। लेकिन वो औरत बिना हमारी तरफ देखे खाने बनाने में बिजी थी। ये देखकर मैं बोला, अरे सुनिए, ये बदबू किसकी आ रही है? लेकिन वो औरत हमारी तरफ देख नहीं रही थी। फिर मैं दीपक की तरफ देखते हुए बोला, चलो यहां से। ये कहकर हाथ पकड़कर उसे लेकर आया और बोला, मुझे यहां खाना नहीं खाना है। तुमने देखा ना कितनी भयंकर बदबू आ रही थी, और बर्तन भी ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे समय से धोए ना हो। इतना गंदा बना हुआ खाना मैं तो नहीं खा सकता, मैंने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन दीपक तो जैसे किसी सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर मैं बोला, क्या हुआ दीपक, कोई बात है क्या? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। ये सुनकर दीपक मेरी तरफ देखकर बोला, यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये सुनकर मैं बोला, कैसा अजीब? ये सुनकर दीपक बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अजीब तो है। वो औरत कुछ लाल रंग का बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांस पड़ा हो
और पास में ही थाली में काफी खून भी लगा हुआ था। कहीं वो हमारे लिए किसी जानवर का मांस तो नहीं बना रही हैं। और हाँ, कितनी भयंकर बदबू आ रही थी वहां पर। एक पल भी नहीं रुक जा रहा था। ये सुनकर मैं बोला, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, ये है कि वहां पर कुछ सड़ी गली सी बदबू मुझे आ रही थी। शायद कोई चूहा वगैरह मर गया होगा रसोई में, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये सुनकर दीपक बोला, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। उस वक्त हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक पीछे की तरफ जो कमरा था उसमें से कुछ आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस कमरे में सामान उठाकर इधर उधर फेंक रहा हो। ये सुनकर हम दोनों हैरान रह गए कि इस औरत ने तो बताया है कि उनके हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए हैं, तो फिर कमरे में कौन है? ये सोचकर मैंने और दीपक ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर मैं उठकर उसे कमरे के पास आया और दरवाजे के पास खड़े होकर आवाज सुनने लगा। अंदर से सामान फेंकने की आवाज आ रही थी। साथ में ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी अंदर है। तभी दीपक भी मेरे पीछे पीछे ही आ गया। उस वक्त कमरे से आती हुई आवाज सुनकर हम दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि इस कमरे को खोलकर देखना चाहिए। तभी हमने जैसे ही कमरा खोला तो देखा कि उसमें बहुत अंधेरा था। ये देखकर हमने थोड़ा आगे बढ़कर देखा। उस कमरे में आकर हमें एक ठंडक महसूस हुई। साथ में सीलन की भी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा काफी समय से बंद है। तभी अचानक एक आदमी हमारे सामने आ गया। वो जिस तरह अचानक से आया था, ये देखकर हम दोनों तो बहुत घबरा गए थे। हमारे तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। फिर मैं हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए बोला, आप कौन हो? ये सुनकर वो आदमी अजीब तरीके से हमारी तरफ आंखें फाड़कर देखने लगा और खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसका चेहरा और देखने का तरीका हमें बहुत ही अजीब लग रहा था। साथ में थोड़ा डर भी महसूस हो रहा था। ये देखकर दीपक घबराते हुए बोला, आप कौन हो? ये सुनकर वो आदमी हमारी तरफ देखते हुए डरावनी आवाज में बोला, आ गए हो ना तुम यहाँ? तो हमेशा के लिए यही रह जाओगे, क्योंकि यहाँ जो आता है वापस नहीं जाता है, यही का होकर रह जाता है। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। उस वक्त उसके हंसने की आवाज बहुत ही भयानक थी और पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी घबराहट भी महसूस होने लगी थी और सोचने लगे थे कि इस आदमी के कहने का क्या मतलब है। तभी पीछे से हमें उसी औरत की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये सुनकर हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत हमारे पीछे खड़ी हुई थी और गुस्से में हमारी तरफ घूर रही थी। ये देखकर हम दोनों वापस कमरे से निकल गए तो उस औरत ने जल्दी से उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और हमारी तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, तुम दोनों का खाना तैयार है? ये सुनकर मैं बोला, माफ करना, हमें बिना आपकी इजाजत के वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन वो क्या है ना, इस कमरे में कुछ आवाज आ रही थी तो हमने खोल कर देख लिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोली और फिर हमारी तरफ देखकर बोली, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। ये सुनकर मैं बोला, ठीक है, लेकिन आपने इस आदमी को इस तरह बंद करके क्यों रखा है? कौन है ये? आप तो बोल रही थी कि आपके हस्बैंड यहां नहीं हैं। ये सुनकर वो औरत हमारी तरफ देखते हुए बोली, ये मेरे कोई रिश्तेदार हैं, हमारे सिवाय इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इस कमरे में बंद करके रखना पड़ता है, वरना ये अपने पागलपन में आकर कुछ भी कर दे, जबकि हमारे ढाबे पर आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। ये सुनकर हमने भी उस औरत की बातों पर यकीन कर लिया और खाना खाने के लिए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। फिर उस औरत ने हमारे लिए खाना लगाया तो हम दोनों की आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि खाना काफी लजीज लग रहा था। ये देखकर दीपक मेरी तरफ देखने लगा था, क्योंकि उसने ही मुझसे कहा था कि वो औरत मांस पका रही है। उसने खून जैसा कुछ देखा था, लेकिन सामने तो दाल, रायता, पनीर, रोटी और सलाद रखा हुआ था। मैं अभी यही सोच रहा था कि वो औरत हमारी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? ये सुनकर मैं बोला, कुछ नहीं। तब वो औरत झुककर हमें खाना देने लगी तो दीपक फिर से उसे घूर घूर कर देखने लगा। जब उस औरत ने जैसे ही दीपक को अपनी तरफ इस तरह देखते पाया तो जैसे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर हमें खाना परोसने के बाद वो औरत बोली, खाना खाइए आप लोग। ये सुनकर दीपक खाना खाने लगा और उस औरत को घूरते जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ देखकर भी उसे औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वही मैं जिस तरह उसे औरत को खाना बनाते हुए देखा था।
ऐसे में मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी और साथ में जो खाना दिखाई दे रहा था बड़ा ही लजीज था। तो ऐसे में सोचा थोड़ा बहुत खा लेता हूं। ये सोचकर तभी जैसे ही मैंने पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो मुझे उनका टेस्ट बहुत ही अजीब और घटिया लगा। इतना घटिया कि उस निवाले को तक मैं नहीं खा पाया और उठकर खिड़की से बाहर आकर मैंने उल्टी कर दी। अब मुझे लगातार उल्टी हो रही थी। ये देखकर वो औरत मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं था क्या? ये सुनकर मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, इतना लंबा सफर तय करके आए हैं ना, इस वजह से उल्टी हो गई थी और कुछ नहीं है। ये कहकर मैं वापस आ गया, लेकिन मेरा खाना खाने का मन नहीं था। तो मैं दीपक की तरफ देखकर बोला, तुम खाना खाओ, मैं नहीं खा पाऊंगा। दीपक ने मेरी तरफ देखा और फिर से खाना खाने लगा। ये सुनकर वो औरत मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और बोली, ऐसे कैसे मन नहीं है? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है और आपको भूख भी लगी थी ना, तो आपको खाना ही होगा। ये सुनकर मैं बोला, हाँ भूख तो लगी थी, लेकिन उल्टी होने के बाद थोड़ा दिल खराब हो गया है। ऐसे में मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब मेरा सच में मन नहीं है। ये कहना था कि वो औरत गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, खाना ही होगा तुम्हें, जो खाना मैंने बनाया है सुना तुमने? उस औरत की आवाज उस समय इतनी डरावनी लग रही थी कि एक पल के लिए तो मैं डर गया और बोला, आपको अपने पैसे चाहिए ना, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना है। ये सुनकर उस औरत का तो जैसे गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो मेरी तरफ आगे बढ़ती, उससे पहले ही दीपक बोला, खाना सच में बहुत लजीज बना है। ये कहकर उसने जो मेरे खाने की प्लेट थी उसे भी अपने आगे ही रख लिया और खाना खाने लग गया। वो औरत गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी। वहीं फिर वो रसोई में चली गई और कुछ देर में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। वहीं दीपक ने कुछ देर में ही खाना खा लिया। उस वक्त खाना खाने के बाद उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नशे में है। फिर अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा और दीपक का सिर भारी होने लगा। ये देखकर मैं दीपक की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ दीपक, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर दीपक बोला, हाँ यार, थोड़ा सिर में दर्द है। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई बहुत नजदीक खड़ा हो गया। ये देखकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी अचानक मुझे लगा कि खिड़की में से कोई हमें देख रहा है। उस तरफ जब मैंने ध्यान से देखा तो कोई नहीं था। तभी मुझे लगा कि फिर से खिड़की के सामने से कोई गुजर गया हो। ये देखकर मैं उठकर वहां खिड़की के पास में आया और बाहर की तरफ देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि जो व्यक्ति मैंने अभी कुछ देर पहले कमरे में देखा था वो व्यक्ति खिड़की के सामने खड़ा हुआ था और उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। ये देखकर एक पल के लिए तो मैं बहुत डर गया, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि अभी तो ये व्यक्ति हमारे पीछे जो कमरा है उसमें है, तो फिर ये यहां पर कैसे आ गया? तभी पीछे से किसी ने मेरे ऊपर हाथ रखा तो मैंने घबराते हुए पीछे देखा तो वही औरत थी। वो औरत मेरी तरफ देखकर बोली, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मेरे हाथ का खाना तो तुम्हें पसंद नहीं आया, लेकिन रात काफी हो चुकी है, आराम कर लो। ये सुनकर मैं बोला, नहीं, हम दोनों चले जाएंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। ये सुनकर वो औरत बोली, ऐसे कैसे चले जाएंगे? इतनी रात हो रही है, दूर दूर तक आप लोगों को जाने आने का कोई साधन नहीं मिलेगा, काफी परेशान भी हो जाओगे और मुझे लगता है यहाँ के रास्ते से भी आप लोग अनजान हो तो इधर उधर भटक जाओगे, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो यही आराम कर सकते हो। यह सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, क्योंकि उसकी बातें सुनकर मुझे हैरानी हो रही थी कि एक अकेली औरत ऐसे कैसे अनजान लोगों को अपने यहाँ रुकने के लिए बोल सकती है। उस वक्त मुझे सोच में डूबे देखकर वो औरत बोली, क्या हुआ? यह सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों को यहाँ नहीं रुकना, हमें जाना है। मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही दीपक मेरे पास आया और बोला, यार रुक जाओ ना। यह सुनकर मैं उससे कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रुक जाओ, यहां किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, जो चाहिए वो मिलेगा। यह सुनकर दीपक उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, आप बोलो और हम ना रुके, ऐसा हो सकता है क्या? यह सुनकर मैं कुछ बोलता हूं उससे पहले ही वो औरत दीपक को लेकर एक कमरे में चली गई। उस वक्त मैंने दीपक को रोकने की जैसे ही कोशिश की और उसकी तरफ गया तो अचानक किसी चीज से ठुकरा कर गिर गया। वहीं एक कमरे में जाकर उस औरत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया।
उस कमरे का दरवाजा बंद करते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। मुझे दीपक की चिंता होने लगी कि कहीं वो जाने अनजाने में कुछ गलती ना कर बैठे, क्योंकि अक्सर मैंने गांव के लोगों से सुना था कि शहर में कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो लड़कों को अपनी जाल में फंसाती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और फिर उनसे उनके रुपए पैसे सब कुछ छीन लेती हैं। ये सोचकर कि कहीं दीपक कोई मुसीबत में ना फंस जाए, मैं जल्दी से वहां गया और मैं जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने का नजारा देखकर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने आंखों से जो कुछ देख रहा हूं वो सच है। उस वक्त मैंने देखा कि दीपक पलंग पर लेटा हुआ था और वो औरत उसके चेहरे पर तरफ झुकी हुई थी। उसके बाल आगे की तरफ आए हुए थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वैसे ही उस औरत ने गुस्से में मेरी तरफ देखा तो उसका भयानक चेहरा देखकर एक पल के लिए तो मेरे होश उड़ गए। अब मैं जैसे ही दीपक के पास गया तो देखा कि दीपक तो जैसे उसके छलावे में पूरी तरह आ चुका था। दीपक की गर्दन से थोड़ा खून भी निकल रहा था। शायद वो चुड़ैल उसे खून को पीना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मैं वहां पर आ गया था। वही दीपक उस डरावनी औरत की तरफ ऐसे देखता जा रहा था जैसे वो कोई विश्व सुंदरी हो। तब मैं दीपक के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, दीपक चलो यहां से चलो। लेकिन दीपक तो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ गुस्से में देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन को पकड़ लिया और गुस्से में घूरते हुए बोली, आखिर तुम चले आए यहां तक, लेकिन मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। तुम्हें भी अपने दोस्त के साथ हमेशा के लिए यही रहना होगा, मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। ये कहते हुए वो हंसने लगी। उस वक्त उसकी आवाज काफी भयानक और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ गूंज रही हो। जैसे ही वो हंसने लगी उसके भयानक काले दांत दिखाई दिए। तभी उसने अपनी जीभ निकाली जो काफी लंबी थी और वो दीपक की गर्दन में जो खून निकल रहा था उसे चाटने लगी। ये देखकर तो मैं और ज्यादा परेशान हो उठा। मैं दीपक को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता, उससे पहले ही उस चुड़ैल ने मेरी तरफ गुस्से में देखा और छलांग मारकर मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन मैं थोड़ा साइड में खिसक गया, जिसकी वजह से मैं चुड़ैल से बच गया। तब जल्दी से भागते हुए मैं दीपक के पास आकर मैंने दीपक को हाथ पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, दीपक होश में आओ। तभी अचानक दीपक जैसे किसी नींद से जागा हो हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखा और सामने उसे चुड़ैल को देखकर काफी ज्यादा डर गया और बहुत ज्यादा घबरा गया था। लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर थोड़ी हिम्मत रखते हुए बोला, चलो यहां से। यहां कहकर उसका हाथ पकड़कर वहां से जाता, उससे पहले ही कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और वो चुड़ैल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही वो चुड़ैल जैसे ही हमारे सामने आकर खड़ी हुई थी, तभी अचानक कमरे में जोर जोर से रोने की और चिल्लाने की, हंसने की आवाज आने लगी। इतनी तेज आवाज थी कि जैसे हमारे कान के पर्दे फटने वाले थे। ये देखकर हमने डरते हुए अपने हाथ कानों पर लगा लिए। तभी अचानक हमें कमरे में बहुत सारे लोग दिखाई दिए, जो बहुत सारी आत्माएं थीं, बड़ी ही भयानक भयानक आत्माएं थीं। अब उन्हें देखकर एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे कहीं हम दोनों बेहोश ना हो जाएं। उस वक्त दीपक तो मेरा हाथ पकड़कर थर थर कांपे जा रहा था और मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी, लेकिन इस समय थोड़ा हिम्मत रखने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि यहां से कैसे जाएं। तभी उस चुड़ैल ने आगे हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़कर दीवार से सटा दिया और फिर हाथ उठाकर मुझे नीचे फेंक दिया। मुझे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं एक कोने में पड़ा हुआ था। यह देखकर दीपक बहुत घबरा गया और डर की वजह से वहीं खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा था। तभी जो कमरे में लोग थे उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया और जोर जोर से हंसने लगे और रोने लगे। ये देखकर मुझे अपनी आंखों के सामने ही अपनी मौत दिखाई देने लगी। अब मैं ये सोच रहा था कि अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा पाएगी। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, ये मैं सोच रहा था। वही उस चुड़ैल ने दीपक की तरफ देखा। पहले तो दीपक ने उसकी तरफ घबराते हुए देखा, लेकिन जैसे ही दीपक की नजर से उसकी नजर मिली तो न जाने दीपक पर क्या जादू हुआ कि दीपक अब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा था। ये देखकर वो औरत दीपक के पास आकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगी थी और दीपक भी उसके करीब जाता जा रहा था। वो दीपक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपनी तरफ उकसा रही थी और दीपक उसके जाल में फंसते ही जा रहा था। ऐसे में मैं अपने दोस्त को इस तरह मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं वहीं से उठने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उठ नहीं पा रहा था। अब मैं दीपक को समझाने के लिए चिल्लाते हुए उसे कहना शुरू कर दिया, ये तुम क्या कर रहे हो? ये औरत नहीं, एक चुड़ैल है। लेकिन जैसे दीपक हो तो मेरी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। उस वक्त कमरे में जो अजीबोगरीब आत्माएं दिखाई दे रही थीं, अचानक जोर जोर से रोने लगी। ये सारी आत्माएं आदमियों की थीं, इनमें एक भी औरत नहीं थी। ऐसे में मुझे समझ में आ गया कि ये चुड़ैल सिर्फ आदमियों को ही अपना शिकार बनाती है। तभी उस डरावनी औरत ने दीपक को एक धक्का दे दिया और दीपक पलंग पर गिर गया। अब वो चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती, उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला। हमने जैसे ही उस तरफ देखा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी। वही कमरे का दरवाजा खुलते ही उस रुद्राक्ष माला की चमक से जैसे कमरे में सारी आत्माएं थीं, चीखती चिल्लाते हुए इधर उधर भागती हुई गायब हो गई। वही जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी की तरफ उस चुड़ैल ने देखा तो घबराने लगी और गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी। तभी वो बुजुर्ग आदमी कुछ मंत्र बोलते हुए वहां पर आया। ये देखकर वो चुड़ैल गुस्से में तिलमिला उठी। अब वो उस बुजुर्ग आदमी पर हमला करती, लेकिन उससे पहले ही उस आदमी ने उसके सामने वो रुद्राक्ष की माला कर दी, जिससे एक दिव्य रोशनी निकल रही थी, जिसकी वजह से वो चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी और चिल्लाने लगी। उस वक्त उसकी आवाज काफी भयानक थी, जिसकी वजह से मैं तो बहुत डर गया था। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी की वजह से जीने की एक उम्मीद मुझे मिली थी। मैं उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखे जा रहा था, जो पीले रंग के कपड़े पहने हुए था। तभी दीपक होश में आया और भागते हुए मेरे पास आ गया, और कुछ ही देर में वो चुड़ैल चिल्लाते हुए वहां से गायब हो गई। तब वो बुजुर्ग आदमी हमारी तरफ देखते हुए हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलो तुम दोनों यहां से, इससे पहले कि तुम्हारी जान फिर मुसीबत में पड़े, मेरे साथ चलो यहां। ये कहकर हमें अपने साथ लेकर भागकर बाहर आ गया। उस वक्त मैं और दीपक घबराते हुए अपनी जान बचाने के लिए उस बुजुर्ग आदमी के साथ भागते हुए चले जा रहे थे। हमने एक बार भी पीछे मुड़कर उस ढाबे की तरफ नहीं देखा, लेकिन हाँ, जैसे ही हम उस ढाबे से निकले तो वहां जैसे बहुत ही भयानक तरीके की चीख पुकार शुरू हो गई थी। हम भागते रहे और वहां से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। वो बुजुर्ग आदमी हमें उस मंदिर में लेकर आया। उस वक्त हम दोनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे। तब वो बुजुर्ग आदमी हमारी तरफ देखते हुए बोला, घबराओ मत, वो बुरी आत्मा यहां तक नहीं आ पाएगी। ये सुनकर हमने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन इस समय हमारी सांस उखड़ रही थी, क्योंकि हम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आए थे। वही भयानक नजारा, वही डरावनी चुड़ैल हमारी आंखों के सामने आ रही थी। हमें घबराते हुए देखकर वो बुजुर्ग आदमी बोला, घबराओ मत, अब कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। ये कहते हुए उसने मंदिर में हम दोनों को अपने साथ बिठाया। वही दीपक की गर्दन में जो उस चुड़ैल के खून पीने का जरा सा निशान हुआ था, जो मेरी वजह से अधूरा रह गया था, क्योंकि उस वक्त मैं वहां पहुंच गया था, वरना वो चुड़ैल तो दीपक का सारा खून चूस चुकी होती। ऐसे में दीपक की गर्दन पर जो घाव था, उससे खून बह रहा था और उसमें अब तकलीफ हो रही थी। वही दीपक को तकलीफ में देखकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके घाव को देखा और घबराते हुए हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आज तो तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी, लेकिन कभी भूलकर भी इस रास्ते पर मत आना, वरना वो चुड़ैल तुम दोनों को पहचान जाएगी। ये कहते हुए दीपक की तरफ देखकर बोला, और तुम्हारे खून को उसने छक लिया है। ऐसे में तुम्हें तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो कभी इस रास्ते से होकर गुजरना भी मत, और रात के वक्त तो कभी आने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि उसकी काली शक्तियां तुम्हें जबरदस्ती उसकी तरफ खींच कर ले जाएगी। ये सुनकर मैं और दीपक डर गए। फिर मैं घबराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने हमारी जान बचाई है, वरना हमने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। ये सुनकर ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं तो भगवान का एक जरा सा सेवक हूं, और कृपा से किसी की जान बच जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये कहते हुए कुछ देर हमसे बातें की। वही दीपक के उस घाव में दर्द और जलन बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो खुद होश नहीं था कि उसकी गर्दन पर यह निशान कब और कैसे हुआ था। ऐसे में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ मरहम बनाकर उस पर लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं बोला, बाबा, ये सब कुछ क्या था जो कुछ वक्त पहले हमारे साथ हुआ था? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने हमारी तरफ देखा और बोला, आज तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां पर पहुंच गया और तुम दोनों को बचा लाया, वरना अगर थोड़ी सी देर और हो जाती
तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती थी और आज तुम्हारी मौत निश्चित थी, क्योंकि आज वो चुड़ैल तुम दोनों का खून पीकर अपनी उम्र बढ़ा लेती और हमेशा के लिए जवान रहती और साथ में ही तुम दोनों को अपने मोह जाल में फंसाकर तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाती और अपनी इच्छा पूरी करती। ये सुनकर मैं हैरानी से बोला, चुड़ैल? मेरी बात सुनकर बाबा बोले, हाँ चुड़ैल, ये रुक्मा चुड़ैल हैं जो बरसों से वहां पर भटक रही हैं और ये उसी का ढाबा है। ये सुनकर मैं बोला, लेकिन वो तो एक औरत। ये कहते हुए मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो बुजुर्ग आदमी बोला, वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये सुनकर मैं घबराते हुए बोला, कैसी कहानी बाबा? अब हमारी बात सुनकर वो बुजुर्ग आदमी बोला, कुछ सालों पहले ये एक ढाबा हुआ करता था। उसे एक पति और पत्नी दोनों संभालने का काम करते थे। वे रास्ते आते जाते लोगों को खाना खिलाते थे। यहां तक कि वो जो आदमी था न बड़ा ही दयालु था। जब भी किसी आदमी को आने जाने में देर हो जाती तो वो उसे अपने यहां रुकने की व्यवस्था कर देता था। लेकिन वो औरत थोड़ी चालाक थी, इसलिए जब भी रात को कोई आदमी उनके यहां रुकता तो वो अपने पति को दूध में नींद की गोली मिलाकर दे देती और उस आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और उसके बदले में उसे कुछ रुपए लेती थी। वैसे उसका पति अभी तक इन बातों से अनजान था, यहां तक कि जब किसी कारणवश उसके पति को कहीं जाना पड़ जाता तो वो औरत उसकी अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाती थी और ऐसे में उसे औरत के कई लोगों से नाजायज संबंध बन गए थे, जिसकी वजह से वे अक्सर उस ढाबे पर आते थे। ये देखकर उस आदमी को थोड़ा शक हुआ और उसने एक दिन दूध नहीं पिया और ये जानने के लिए कि सच क्या है सोने का नाटक किया। फिर जैसे ही उस औरत के जिन आदमियों से नाजायज संबंध थे वो आए और फिर उस औरत के पति ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसकी वजह से काफी झगड़ा भी हुआ। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मामला शांत करवाया गया था, लेकिन रात को फिर से झगड़ा हो गया और उस आदमी ने पास में रखे हुए चाकू से अपनी पत्नी की जान ले ली और अगले दिन ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसका पति रहीम तो जेल चला गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी रुक्मा, जिसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, वो अपने गुनहगार को यानी कि अपने पति को तलाश कर रही है। इसके साथ में ही रात के वक्त वही छलावा करती है, रास्ते आने जाने वाले लोगों को अपने ढाबे पर रोकती हैं और खाने के रूप में जो पहले जिन लोगों को उसने अपना शिकार बनाया वो उन लोगों का पकाया हुआ मांस परोसती हैं। लेकिन सामने वाले को एक लजीज खाना नजर आता है। उसे खाने के बाद में व्यक्ति पूरी तरह उसके जाल में फंस जाता है और उसके इशारों पर नाचने लगता है। फिर वो चुड़ैल उसे अपने साथ कमरे में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, जिससे अपनी शारीरिक इच्छा पूरी कर सके और उसका खून पीकर उसे मार देती है। आज तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ होता। ये कहते हुए उस बुजुर्ग आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर ही रहता हूँ, जिसकी कृपा से आज तक उस चुड़ैल से बचा हुआ हूँ। साथ में कोशिश करता हूँ कि कोई गलती से यहाँ ना आए और उस चुड़ैल का शिकार ना बने, इसलिए रात में सड़क पर कुछ देर के लिए ऐसे ही घूमने निकल जाता हूँ। और आज जैसे ही सड़क से गुजर रहा था तो मैंने उस ढाबे की उस खिड़की से मैंने तुम्हें उल्टी करते हुए देख लिया था और मुझे समझ में आ गया कि शायद आज कोई इस चुड़ैल के छलावे में आ गया है, इसलिए भगवान को याद करके जल्दी से तुम्हें बचाने के लिए चला गया। मेरे हाथ में भगवान भोलेनाथ की शक्तिशाली ये रुद्राक्ष की माला थी, जिससे वो चुड़ैल डरती हैं, इसलिए मेरा सामना नहीं कर सकी और तुम दोनों को मैं बचा लाया, वरना अब तक तो वो चुड़ैल तुम दोनों को अपना शिकार बना चुकी होती। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हमारी तरफ देखते हुए ये कहा तो हम दोनों घबरा उठे। उस वक्त दीपक तो बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसे में रात को देखते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने वही मंदिर में हमारे लिए सोने की व्यवस्था की और हम वहीं रुक गए। अगले दिन सुबह जब हम मंदिर से उस रास्ते पर आए तो देखा कि वो ढाबा एक खंडहर हालत में नजर आ रहा था, जो रात को ठीक ठाक हालत में था। अब हम दोनों घबराते हुए उस ढाबे की तरफ देख रहे थे। तभी हमारे पास में आकर एक टेम्पो रुका और हमसे आगे चौराहे तक चलने के लिए कहा, तो हम दोनों उसमें बैठ गए। अब टेम्पो वाला बोला, वैसे भैया सुबह सुबह यहां कैसे आ पहुंचे? ये सुनकर हम कुछ नहीं बोले। तब वो टेम्पो वाला बोला, अच्छा है भैया, रात को नहीं आए, वरना इस ढाबे में जो चुड़ैल रहती हैं उसका भी तुम लोग शिकार हो जाते।
वैसे रात के वक्त उस चुड़ैल के डर से सारी सड़क सुनसान रहती है। कोई भी रात के समय सफर करना सही नहीं समझता, क्योंकि वो चुड़ैल अपनी काली शक्तियों के कारण उसे दूर से ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और अपना शिकार बना लेती है। वो टेम्पो वाला अपने ही धुन में सारी कहानी कहे जा रहा था, लेकिन हम दोनों तो घबराते हुए एक दूजे की तरफ देख रहे थे। वैसे उस टेम्पो वाले की बात सुनकर और कल जो उस बाबा ने बात बताई थी, उन्हें सुनकर ये तो समझ में आ गया था कि उस बस वाले ने गलती से हमें कानपुर के लिए अपनी बस में बैठा लिया था, लेकिन वो रात के समय रुगमा के ढाबे के डर की वजह से सफर नहीं करता था, जिसकी वजह से बस खराब होने का बहाना बनाकर हमें बस में से उतार दिया था। और ये सड़क जो अब काफी चहल पहल है, उस पर काफी भीड़ है, वो रात को काफी सुनसान लग रही थी। इसका भी हमें मतलब समझ में आ गया कि इस रुकमा चुड़ैल के ढाबे के डर से कोई भी रात के वक्त यहां से गुजरना सही नहीं समझता है। ये सारी बातें अब हमें समझ में आ गई थी। जब हम लोग कानपुर पहुंच चुके थे, जहां पर पप्पू हमारा इंतजार कर रहा था, उसने हमसे लेट आने का कारण पूछा, तो हमने बताया कि हमारी बस खराब हो गई थी। ऐसे में रास्ते में हमें कहीं रुकना पड़ गया। उस वक्त हमने उन्हें ढाबे वाली बात नहीं बताई, क्योंकि अगर बताते तो शायद उन्हें हमारी बात पर यकीन नहीं होता। इस घटना की वजह से हम बहुत डर गए थे, लेकिन धीरे धीरे काम में बिजी हो गए और वहां और लोगों के साथ का वक्त कब गुजर जाता पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा डर कम होने लगा और फिर हम पप्पू के साथ ही गांव आते जाते थे। लेकिन अब बस की बजाय अक्सर ट्रेन का सफर करते थे। अब इस घटना को बीते हुए 13 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। और आज भी अक्सर रात को नींद खुल जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो चुड़ैल हमारे पास बैठी हो और गुस्से में हमें घूर रही हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, सूरज और कविता हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अनवर हैं सऊदी अरब से, अवधेश हैं कानपुर से, नूर अफसाना हैं गढ़वा झारखंड से, शिवम गुप्ता हैं लाजपत नगर दिल्ली से, एलिजाबेथ हैं उड़ीसा से, विवेक हैं पठानकोट पंजाब से, अभिजीत शाह और लाबिया नूर हैं मुरादाबाद से, प्रिंस महतो हैं बेगूसराय बिहार से, अयाज खान हैं मुरादाबाद से, राजेश कन्हार हैं उड़ीसा से, उदित हैं वेस्ट बंगाल से, सौरभ हैं हरदोई से, सौम्या हैं आगरा उत्तर प्रदेश से, राजुल्ला हैं उत्तर प्रदेश से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, पिंकी सिंह और दीपक सिंह हैं छपरा बिहार से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, संतोष यादव और संजना यादव हैं उत्तर प्रदेश से, अली हसन हैं फिरोजाबाद से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, रोबिन लामा हैं सऊदी अरब से, राजश्री हैं थाने मुंबई से, अहमद खान हैं आजमगढ़ से, रचना गुप्ता हैं बिहार से, देवेंद्र कुमार हैं यूपी से, स्नेहल मिट्टे हैं सोलापुर से, मंसूरा हैं यूके से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, तेजवीर सिंह हैं नोएडा से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, पूर्ण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, गोलू डांगी हैं भोपाल से, निहार सिन्हा हैं मेघालय से, अफजल हैं सऊदी अरब से, शाहदाब अंसारी हैं दिल्ली से, राजेश और आरोही हैं तारानगर राजस्थान से, शरीफ हैं सूरत से, जीत बोरो हैं असम से, नसीर अहमद हैं आजमगढ़ से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, उमेश कुमार हैं यूएई से, संतोष पासवान हैं गुवाहाटी से, आकाश बाबू हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, विवेक कुमार हैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से, बद्रीनाथ कुमार हैं विशाखापट्टनम से, तनवीर अंसारी और रानी अंसारी हैं दिल्ली से, संजय कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, संजय कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, सीमा तांती और आयुष तांती हैं मुंबई से, फैजल हैं बांग्लादेश से, पवन और हिना हैं हरियाणा से, देवराज तमांग हैं नेपाल से, सिपा बरार हैं बठिंडा पंजाब से, साहिल खान हैं सूरत से, तान्या हैं उड़ीसा से, रितु थापा हैं मीरठ से, प्रीतम हैं नेपाल से, सहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, अंकुर हैं मंगोड़िया से,
राजन नूर हैं महाराष्ट्र से, नीरज प्रजापति हैं भरतपुर राजस्थान से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, पुरब्बो तिब्बतन हैं तिब्बत से, रोहित मेघवाल हैं कोटा राजस्थान से, राहुल सिंह हैं झारखंड से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, इलियास हैं केन्या से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, रामनिवास नागर हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, शाश्वत तिवारी, आन्या तिवारी और आरना तिवारी हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, शहजाद बाबर हैं लाहौर पाकिस्तान से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, उमर फारूक और मारिया फातिमा हैं तेलंगाना से, अखिलेश मौर्यवंशी हैं यूपी से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, संजय और सीता हैं असम से, पंकज हैं यूपी से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं इंग्लैंड से, सुरेश थापा हैं नेपाल से, सीमोन मीना हैं सवाई माधोपुर से, स्टेफेना हैं हैदराबाद से, अवनीत, जानवी और मानसी हैं जालंधर सिटी पंजाब से, दीपक कुमार हैं अमृतसर पंजाब से, कार्तिक प्रजापति हैं उत्तर प्रदेश से, नेहा हैं उड़ीसा से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, मंतराज निषाद हैं उत्तर प्रदेश से, बंटी बन्ना हैं कोटा राजस्थान से, सुभाष हैं मुंबई से, अरविंद भाई गीताबेन, राज रिंकल दीप सोनम और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, हरदीप हैं बठिंडा पंजाब से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, विक्की हैं असम से, मोहम्मद सलीम हैं लखनऊ से, बीएस टेलर हैं गृहशंकर से और सबसे लास्ट में अमरीश जाटव हैं बिहार से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।